Good morning, everyone. Today we will start our new topic organizational structure. Now, what is organizational structure? I have explained you what is the meaning of organizing. Organizing क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में हम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पोस्ट होती हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ वगैरह ये सारा कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ये सब कुछ हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ड्यूटीज़ असाइन कर देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, ये सारा कुछ हम काम कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। तो इसी जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन को परफॉर्म करते करते ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या, जो डिफाइन करता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन किसी की क्या है, किसी पर्सन की, किसी एम्प्लॉय की, उसको कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, कितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, क्या क्या उसको ड्यूटीज़ असाइन की जाएंगी एम्प्लॉयज़ को। यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें रह के सभी एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो किसी भी लेवल के हैं, उनको अपना अपना काम करना पड़ता है। तो क्लियर है मीनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का? हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग जो है ना वो एक प्रोसेस है, फर्क सिर्फ इतना है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो ना ये फ्रेमवर्क है एक सिर्फ, जिसके अंदर रह के सभी लोग अपना अपना काम करेंगे। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो ड्यूटीज असाइन की गई है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रह के लोग वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। नाउ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक टाइम पर एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। एक मैनेजर या सुपीरियर। ठीक है। सुपीरियर या मैनेजर के पास हाइयर पावर होती है, ज़्यादा अथॉरिटी होती है, सबॉर्डिनेट के पास कम होती है, लोअर लेवल का होता है सबॉर्डिनेट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि एक टाइम पर एक मैनेजर या सुपीरियर अपने अंडर कितने सबॉर्डिनेट से काम करा सकता है, कितने सबॉर्डिनेट्स को वो कंट्रोल कर सकता है, कितने सबॉर्डिनेट्स को वो मैनेज कर सकता है। ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? नाउ, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अलग चीज़ है, स्पैन ऑफ कंट्रोल अलग है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में तो ये हो गया कि एक मैनेजर या सुपीरियर एक टाइम पे कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सा सबॉर्डिनेट किस सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। जैसे हमने उसमें किया था ना, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वही चीज़ है यहाँ पे। स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? कौन सा सबॉर्डिनेट किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है। क्लियर है स्पैन ऑफ कंट्रोल? यहाँ पे क्या होता है, एक स्केलर चेन डेवलप की जाती है। स्केलर चेन आप पढ़ के आए हो ना सेकंड चैप्टर में, प्रिंसिपल्स में। उसमें हमें पता लगता है कि ये वाला नीचे वाला सबॉर्डिनेट अपने ऊपर वाले तक रिपोर्ट देगा, उससे ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा। वो सारा कुछ यहाँ पे डेवलप किया जाएगा ताकि ये पता लग सके हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom, किसने किसको रिपोर्ट करनी है। क्लियर है ये स्पैन ऑफ कंट्रोल वाला पॉइंट? ओके। नाउ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? अभी यहाँ से सामने स्लाइड पर देखने से बिना खुद अपने माइंड से सोच के देखो। क्यों बनाया जाता है? ताकि वर्क स्मूथली हो सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके हर तरह के रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चल सकें, और जितने भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल, सब में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बन सके, और जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है हर लेवल पे वो अच्छे से हो सके, इफेक्टिवली हो सके।
और कम्युनिकेशन जो है वो भी स्मूथली चल सके, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी स्केलर चेन गिवन होगी, तो उसके थ्रू आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथली एक प्री डिटरमाइंड पाथ पे वो चल सकेगी। क्लियर है इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की? देखो, अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, पहले से हमें नहीं पता होगा कि किस एम्प्लॉय को कौन सी हमने अथॉरिटी देनी है, किस लेवल तक हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, और क्या किसी को हमने जॉब डिस्क्रिप्शन देनी है, तो हमारा वर्क स्मूथली नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने प्री डिटरमाइंड तो कुछ सोचा ही नहीं है। हमने पहले से चीज़ों को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया है। एकदम जब पर्सन अपॉइंट कर लिया तब हम सोच रहे हैं इसको क्या काम दें, इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, क्या अथॉरिटी दें, कैसे हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करें, कैसे हम अपने फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करें, कैसे हम फाइनेंशियल, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएं। अगर हम ऑन द स्पॉट ये सारा कुछ सोच रहे हैं, तो क्या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। वो क्यों कर पाएगा, कब कर पाएगा? जब ऑर्गेनाइजिंग है, जब हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें पता है किसी एम्प्लॉय से हमने कैसे काम कराना है, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, किस लेवल तक अथॉरिटी देनी है, किस फ्रेमवर्क में रह के हमने काम करना है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एक मैनेजर के अंडर हमने कितने सबॉर्डिनेट्स देने हैं। अगर हम ये सारी चीज़ों को पहले से ही ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तब हमारा वर्क अच्छे से हो सकता है। क्लियर है अब क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक तो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस बेस पे तैयार किया जाता है? फंक्शंस के बेस पे। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रोडक्शन का भी फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, फाइनेंस का भी, एड का भी, परचेज का भी, सेल्स का भी, और कई तरह के फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर फंक्शन के बेस पे एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, और उस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा। वो मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में, उसके अपने डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है ना, उसको सुपरवाइज करता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन के बेस पर। जब हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का तैयार कर लिया, तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। आया समझ फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, तो प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए सामान चाहिए होगा, उसके लिए एक स्टोर भी चाहिए हमें। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, उसके आगे कहीं हम सब डिपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं। अगर हमारा काम काफ़ी बड़े लेवल पर चल रहा है, हमने एक स्टोर डिपार्टमेंट तैयार कर लिया, फिर एक हमने डिपार्टमेंट तैयार कर लिया क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो उसकी क्वालिटी की तरफ ध्यान देगा सिर्फ, और उसका कोई काम नहीं होगा। एक हमने असेंबली डिपार्टमेंट, जो सामान को असेंबल करने का काम करेगा, और कोई काम नहीं होगा उसका। तो इससे क्या होता है, जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को जब हम अडॉप्ट करते हैं, हमारे हर एक फंक्शन में स्पेशलाइजेशन आ जाती है। क्योंकि अब जो स्टोर वाले हैं ना, वो सिर्फ स्टोर को ही संभालेंगे, उनको प्रॉपर नॉलेज होगी कि कैसे उन्होंने अपने स्टोर को मेंटेन करना है। क्वालिटी कंट्रोल वालों को प्रॉपर नॉलेज होगी कि कैसे वो क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। तो हर एक फंक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन आएगी यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो सकता है, वर्क बहुत ही स्मूथली चल सकता है। पर यहाँ पे जरूरी क्या है? कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। क्योंकि अगर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं ना होगा, तो काम सही ढंग से हो ही नहीं सकता। क्लियर है फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, अब इसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? अब मैंने आपको मीनिंग बता दिया फंक्शनल स्ट्रक्चर का, तो वहां से आप उसको कंसीडर करके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी सोच सकते हो इसकी क्या होंगी। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने क्या एडवांटेज दे रखी है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वाले जब हम फंक्शन के बेस पर डिपार्टमेंट्स अलग अलग तैयार कर रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन तो आएगी ही आएगी, अभी बता के हटी हूँ ना आपको। उसके बाद सेकंड है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा?
यहाँ पे ना सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को हर एक दूसरे डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन वाले को परचेज डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, परचेज वाले को फाइनेंस की भी पड़ेगी, सेल्स वाले को ऐड वाले की भी पड़ेगी। तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन रखना ज़रूरी हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन के बिना एक भी डिपार्टमेंट का काम सही ढंग से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा और कंट्रोल भी किया जा सकता है आसानी से। अगर जो प्रोडक्शन वाले का हेड है ना, मैनेजर है, वो अपने पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके सब डिपार्टमेंट सबके ऊपर कंट्रोल रख सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि परचेज वाले को आके प्रोडक्शन वाले का काम देखना पड़ेगा, तो कंट्रोल भी प्रॉपर यहाँ पे रखा जा सकता है। उसके बाद है थर्ड, इंक्रीजेज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैनेजर्स की एफिशिएंसी भी यहाँ पे इम्प्रूव होगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब ऑपरेशंस भी अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म किए जा सकेंगे, कम से कम कॉस्ट लगेगी। क्योंकि यहाँ पे जब हर पर्सन अपने काम में एक्सपर्ट है तो वो वेस्टेज नहीं करेगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, जिससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम से कम आएगी। तो जब कॉस्ट भी कम आई, काम भी अच्छे से हो रहा है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, तो मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी ही होगी। और इससे क्या होगा, कोई भी जो काम है ना उसकी डुप्लीकेसी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक काम दो जगह हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला काम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होना है और उसके मैनेजर ने सबके लिए अलग अलग ड्यूटीज असाइन की हुई है कि ये वाला एम्प्लॉय ये वाला काम करेगा, ये एम्प्लॉय ये वाला काम करेगा। तो यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं होंगे कि एक काम दो बार हो जाए। जब भी हम चीज़ों को पहले से ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तब डुप्लीकेसी नहीं होती। डुप्लीकेसी कब होती है, ऑन द स्पॉट, जब हम कोई काम करने लग जाएं, किसी को कोई ड्यूटी दे दी, किसी को कोई अथॉरिटी दे दी। ठीक है, फिफ्थ है इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई नई टेक्निक आई है प्रोडक्शन के लिए, तो हमें अपने वर्कर्स को उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो हमें सिर्फ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं ना, हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे, बाकियों के साथ हमें कोई मतलब नहीं है, उनका जैसा काम चल रहा है वो चलता रहेगा, बाकी डिपार्टमेंट्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक टाइप के एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ये भी आसान हो जाता है। सिक्स एडवांटेज है ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिलेगी, प्रॉपर देखा जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, वो अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उन सबको प्रॉपर वो उनके ऊपर कंट्रोल रखेगा, देखेगा, सुपरवाइज करेगा। जो परचेज वाला है उसके डिपार्टमेंट में जो फंक्शन हो रहे हैं वो उनकी तरफ प्रॉपर ध्यान देगा। ऐसे ही सेल्स वाला है, सेल्स डिपार्टमेंट में जो फंक्शन हो रहे हैं उनकी तरफ वो प्रॉपर ध्यान देगा। तो इस तरीके से हर एक जो फंक्शन है ना उसके ऊपर सुपरविजन होगा, और कहीं पर भी अगर कोई कमी लगती है उसको उसी टाइम मॉडिफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है क्या एडवांटेज हो सकते हैं इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर? ओके, अब डिसएडवांटेज देखो। इससे क्या होगा, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी तरफ कम ध्यान जाएगा। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है ना वो अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, और उनका उसकी तरफ ध्यान थोड़ा कम हो जाएगा कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, वो सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहेंगे, अपने अपने फंक्शन की वो क्वालिटी को बढ़ाना चाहेंगे। जो ओवरऑल इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है ना उसकी तरफ ध्यान कम हो जाएगा। सेकंड है प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बोलो। हाँ होगी, पर जैसे मान लो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, कि प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ये अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने फंक्शन को तो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, पर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ना था कि हमें थोड़ा रेट बढ़ाना पड़ता अपने प्रोडक्ट का, उसकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। या ज़्यादा मार्केट शेयर को हम अगर अचीव कर लें, कैप्चर कर लें, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता था।
ये वाली चीजों की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये सिर्फ अपने अपने फंक्शन की तरफ ही ध्यान देते गए। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद सेकंड है प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब अगर तो देखो इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, फिर तो सारा काम बिल्कुल सही ढंग से चलेगा। पर अगर कहीं पर थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेशन ब्रेक हुआ, किसी एक डिपार्टमेंट की किसी दूसरे के साथ अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वहीं पे सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज होगी। फिर उसके बाद है इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर एक डिपार्टमेंट में वर्कर्स ज़्यादा हो गए हैं दूसरे में कम है, तो हम जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से निकाल के जहाँ कम है हम उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे मान लो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर एक एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो सेल्स वाला डिपार्टमेंट है वहाँ पे वर्कर एक कम है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते प्रोडक्शन वाले को उठा के हमने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में ही स्पेशलाइज्ड है, उसको नहीं पता कैसे सेल करनी है, सेलिंग का काम कैसे करना है उसको नहीं पता। तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है कि हम किसी एक को कोई दूसरा काम नहीं सौंप सकते। ठीक है, उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, दोनों में ना अपने अपने दोनों अपने अपने काम पे ध्यान देंगे, तो उस वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी कई बार अराइज हो जाता है। कैसे? जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका तो मोटिव ये होगा ना कि सेल ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा करने के लिए वो सोचेगा मैं डिस्काउंट दे दूँ, पर डिस्काउंट देने से ना कंपनी की सेल तो बढ़ेगी, पर कंपनी का जो रेट है वो तो डाउन हो जाएगा ना। जो फाइनेंस वाला है, फाइनेंस वाला सोचेगा कि अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमारी इनकम कम होगी, हमें पर यूनिट पे जो हमें रेवेन्यू होता था वो कम होगा अगर हम डिस्काउंट देंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट मना कर देगा इस बात के लिए अगर कि नहीं देना डिस्काउंट, उधर से सेल्स वाला कह रहा है देना है। तो ऐसी कंडीशंस में है तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। जो सेल्स वाला है वो भी सही सोच रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो फाइनेंस वाला है वो भी सही सोच रहा है, दोनों ही सही सोच रहे हैं। पर दोनों सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। फाइनेंस वाला सोच रहा है कि अगर रिवेन्यू कम हुआ तो मेरे पर बात आ सकती है, सेल्स वाला सोच रहा है अगर सेल्स कम हुई तो मेरे डिपार्टमेंट पे बात आ सकती है। तो दोनों अपने अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे तो वहाँ काम खराब हो जाता है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट जो है ये भी डिसएडवांटेज को शो कर रहा है। अभी आप ऊपर मुझे बोल रहे थे ना कि अगर हर फंक्शनल डिपार्टमेंट अपना काम अपना फंक्शन सही से कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो तो अचीव हो ही जाएगा। अभी यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे कैसे अचीव हो जाएगा। अब सेल्स डिपार्टमेंट वाला भी अपनी तरफ से अच्छा कर रहा है और जो फाइनेंस वाला है वो भी अच्छा कर रहा है, पर दोनों जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही करके बैठ गए तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाएगा, ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रह जाएंगे, आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। सेल्स वाला फाइनेंस वाले की बात नहीं मानेगा, फाइनेंस वाला सेल्स वाले की बात नहीं मानेगा। हो रहा है क्लियर जो मैं बताना चाहती हूँ? ओके। अभी लास्ट डिसएडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर की, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना भी डिफिकल्ट है। कैसे? जैसे मान लो एक ओवरऑल प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, तो जो डिपार्टमेंट्स है ना एक दूसरे की तरफ ब्लेम करने लग जाएंगे। जो प्रोडक्शन वाला है वो ऐसा बोल सकते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट ने मुझे, जब मैंने सामान मांगा उनसे तो उन्होंने मुझे टाइमली सामान नहीं डिलीवर किया था, तो कुछ कमी रह गई इस वजह से प्रोडक्ट में। या फिर ऐसा बोला जा सकता है कुछ कि फाइनेंस वाले ने पैसा नहीं टाइमली दिया था तो इसलिए जो ऑर्डर है वो टाइम पे नहीं डिलीवर हो पाया। इस तरीके से वो एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं अपना फॉल्ट छुपाने के लिए, तो यहाँ पे फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेवार है इस गलती के लिए। तो ये भी डिसएडवांटेज थी। अब डिसएडवांटेज में से अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो।
क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, ये देखो सूटेबिलिटी और दी हुई है कि कब कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल रहेगा। जब हम फंक्शंस के बेस पे काम को डिवाइड कर रहे हैं तब फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। जब हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए हर फंक्शन में तब फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। जब हम सिमिलर नेचर की जो जॉब्स है ना उनकी हमने एक ग्रुपिंग कर ली, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज थी उनकी ग्रुपिंग कर ली, इस टाइप से हमने कर लिया अगर कुछ, तो भी फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल रहेगा। अगर अगर हम सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम फंक्शन के बेस पर ही उसके डिपार्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तब हम डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट ही तब किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत लार्ज लेवल पे काम कर रही है, काफ़ी प्रोडक्ट्स के साथ वो डील कर रही है, एक से ज़्यादा, दो तीन चार पाँच छः प्रोडक्ट्स के साथ अगर वो डील कर रही है तब हम डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो मान लो एलईडी भी बना रही है, वो वॉशिंग मशीन्स भी बना रही है, वो फैंस भी बना रही है, वो एसीज भी बना रही है, तो चार तरह के प्रोडक्ट बना रही है ना, तो चार डिविजन्स वो तैयार कर लेगी, अपनी चार डिपार्टमेंट, चार डिविजन्स बना लेगी। एक एलईडी वाली, जो पूरी डिवीजन ना, एलईडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन उसी पर्टिकुलर डिवीजन में किए जाएंगे। एक उसने एसी के लिए बना ली, एसी के जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो सेलिंग का है, चाहे वो प्रोडक्शन का, चाहे परचेज, जो मर्जी, वो सारे वो सेकंड वाली डिवीजन करेगी। ऐसे ही उन्होंने फैंस के लिए एक डिवीजन बना ली, फैन से रिलेटेड जो भी काम है वो सारी वो थर्ड वाली डिवीजन करेगी। ऐसे ही अगर कुछ और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए फोर्थ डिवीजन बना दी। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ सबको? डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है और कब ये सुटेबल रहेगा? जब मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। कोई डाउट है मीनिंग में? डिविजनल स्ट्रक्चर में देखो क्या है, ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेगी डिविजनल स्ट्रक्चर जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो चार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ए बी सी डी, तो चार ही डिविजन्स बनेंगी, डिवीजन ए बी सी डी। जो डिवीजन ए है ना, उसमें क्या होगा, जो हम ए प्रोडक्ट बना रही हैं, ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कुछ भी हमें काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन, परचेज, वो सारा कुछ ए वाली डिवीजन में ही आएगा। फिर जो डिवीजन बी है, वहां पे हम बी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी फंक्शन करने हैं वो सारे बी डिवीजन में ही किए जाएंगे, बी डिपार्टमेंट में ही किए जाएंगे। फिर सी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी काम करने हैं वो सारे सी डिवीजन में ही किए जाएंगे, सी डिपार्टमेंट में ही किए जाएंगे। ये नहीं कि अगर कूलर बनाने हैं तो कूलर के लिए उनकी बॉडी एक डिपार्टमेंट बनाएगा, उनके फाइनेंसिंग का एक काम करेगा, एक डिपार्टमेंट काम करेगा, ऐसा नहीं, सारे फंक्शन एक ही डिवीजन परफॉर्म करेगी। और ये तभी अडॉप्ट करेंगे हम जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। क्लियर है अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इससे क्या होगा, उसमें क्या था, वो जो ऊपर वाला हमने किया फंक्शनल स्ट्रक्चर किया, वहां पे फंक्शन को परफॉर्म करने में स्पेशलाइजेशन आती है हर एक फंक्शन में। यहाँ पे फंक्शन में स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी, क्योंकि पूरी एक डिवीजन है उसमें ही सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगी कि जो ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ये सिर्फ एसीज बनाने का ही काम करते हैं, तो ये एसीज बनाने में एक्सपर्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगी। ये जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं ये कूलर बनाने में एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे कूलर्स की स्पेशलाइजेशन आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इस तरीके से समझ आया फर्स्ट पॉइंट? यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? बड़ी जल्दी बोल दिया। सेकेंड पॉइंट, फास्ट डिसीजन मेकिंग, इसमें हम बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था कि एक प्रोडक्ट को अगर बनाना है ना, तो सभी से कंसल्ट करना पड़ेगा। मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको परचेज डिपार्टमेंट से कुछ लेना पड़ेगा, परचेज वाले को फाइनेंस वाले से पैसा वगैरह पैसा लेना पड़ेगा आगे परचेज करने के लिए कुछ, ये सारा कुछ वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता था, एक दूसरे से कांटेक्ट करना पड़ता था, लिंक बना के रखना पड़ता था, तो जिसके कारण डिसीजन मेकिंग वहाँ पे थोड़ी स्लो होती थी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर एसी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो उनका हेड ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट से एसी वालों ने अगर डिसीजन लेना है तो उनको कूलर वालों से एलईडी वालों से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। यहाँ पे एक डिवीजन को दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या होता था फंक्शनल वाले में, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट को दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता था ना चाहते हुए भी। क्लियर है सेकंड पॉइंट? उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब वही है जिम्मेवारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर एलईडी में कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो हम एलईडी डिपार्टमेंट को पकड़ सकते हैं, उसके लिए वो ही उसके लिए अकाउंटेबल होगा, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? कि हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन स्पेसिफिकेशन तो है नहीं है कि कोई पर्सन कोई मान लो एक फंक्शन कर रहा था, उसको हम कोई दूसरा काम करने पे भी लगा सकते हैं। पहले मान लो कोई एक पर्सन था, वो कूलर्स की बॉडी बना रहा था, अब हम उसको जो स्टोर वगैरह का सारा सामान संभालना है उसके वहां पे भी भेज सकते हैं अगर वहां पे शॉर्टेज हो गई वर्कर्स की, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यहाँ पे हम नए डिपार्टमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वालों को डिस्टर्ब किए बिना। वो कैसे? जैसे मान लो कि पहले कोई कंपनी 4 प्रोडक्ट बना रही थी, अब उसने 5 बनाने हैं, एक नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहती है, तो जो बाकी 4 थे उनके डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहे थे वो वैसे ही करते रहेंगे, बस एक 5वां डिपार्टमेंट और खड़ा कर दिया जाएगा, 5वीं डिवीजन और बना दी जाएगी, वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ये एडवांटेजेस थी इसकी डिविजनल स्ट्रक्चर की। इसमें कोई ना पॉइंट समझ आया हो तो पूछ लो। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इसमें इन्होंने बोला है कि अगर कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है ना तो इजीली बना सकते हैं, उससे एग्जिस्टिंग वालों को जो पहले से ही हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पहले वो 4 प्रोडक्ट्स बना रही थी, अब वो 5वां भी बनाना चाहती है, तो वो 5वें के लिए 5वीं डिवीजन और तैयार हो जाएगी। पिछले वाली चारों से इनको कोई लेना देना है ही नहीं, पिछले वाली चारों तो अपना काम जैसे कर रही थी वैसे ही वो करती रहेंगी। ये है फिफ्थ में। क्लियर है? हाँ, मतलब डिपार्टमेंट में नहीं, किसी भी वर्कर से कोई भी फंक्शन करा सकते हैं हम। जैसे पहले क्या था कि जो परचेज वाला है उसको हम सेल वाला काम नहीं दे सकते थे फंक्शनल वाले में, यहाँ पे हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बस ये होना चाहिए कि उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड फंक्शन होना चाहिए, बस हमने ये देखना है, फंक्शन चाहे चेंज हो जाए पर होना सेम प्रोडक्ट से चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे वहां से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज देखो क्या है। इसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, फिजिकल असेट्स ज़्यादा चाहिए होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो अगर 5 तरह का प्रोडक्ट बन रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही, आदमी भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे काम करने के लिए, मशीनरी की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। फंक्शनल वाले में सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा था, जब एक तो देखो एक प्रोडक्ट बन रहा है और एक जगह 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी? जहाँ 4 बन रहे हैं वहीं ज्यादा जरूरत होगी ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल एसेट्स सबकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी हमें इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे ना कि फंक्शंस पे, तो यहाँ पे फंक्शंस पे फोकस नहीं किया जाएगा स्पेसिफिकली, तो ये भी डिसएडवांटेज होगी। कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे किस चीज किस बेस पे हो सकता है? जैसे मान लो कि जो
एलईडी वाले हैं या कूलर वाले हैं या वॉशिंग मशीन वाले, 3 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। कूलर वाले हमें बोलेंगे कि हमें इतना बजट दे दो, हमें इतने कूलर्स बनाने के लिए इतना पैसा चाहिए। एलईडी वाले कहेंगे कि हमें इतना चाहिए, उधर से वॉशिंग मशीन वाले कहेंगे इतना चाहिए। तो रिसोर्सेज को के एलोकेशन के बेस पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और कोई यहाँ पे रीजन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट होने का। जैसे मान लो टोटल 10 करोड़ रुपया है, तो कोई कह रहा है 4 मुझे दे दो, कोई कह रहा है 3 मुझे दे दो, कोई कह रहा है 2 4 मुझे दे दो। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि कोई कहेगा मुझे ज़्यादा चाहिए, कोई कहेगा मुझे ज़्यादा चाहिए। बाकी और किसी तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद है इंक्रीज इन कॉस्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट में देखो क्या है, यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शंस की तरफ तो ध्यान दिया नहीं, फंक्शंस की स्पेशलाइजेशन नहीं है ना। जब फंक्शंस की स्पेशलाइजेशन नहीं है तो यहाँ पे डुप्लीकेसी हो सकती है काम की। हमने यहाँ पे ऐसा नहीं असाइन किया हुआ कि ये वाले पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यही वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं किया ना। तो ऐसे में डुप्लीकेसी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है एक ही काम को 2 पर्सन्स कर रहे हैं, तो जब डुप्लीकेसी होगी तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। जब एक ही काम 2 बार हो रहा है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। तो ये डिसएडवांटेजेस थी इसकी। क्लियर है? डिसएडवांटेज, ओके। अब ये वाला मेथड कहाँ पे सुटेबल है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जब मल्टी प्रोडक्ट है, एक से ज़्यादा, जब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। और जब हर एक डिवीजन हमारी ऐसी है कि उसी में ही सारे फंक्शंस हम परफॉर्म करवा सकते हैं, तब भी ये वाला सूट कर जाएगा। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर हैं वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहती हैं अपनी लाइन में, तो उनके लिए भी ये वाला स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। ये सुटेबिलिटी थी। अब दोनों कंसेप्ट अगर आपको समझा दिए तो दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। ओके, अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर कल हम टॉपिक करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाला। ठीक है? इनफ फॉर टुडे।